Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 7, class B सेकेंड ईयर रहेगी. ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी का जो है थ्योरी है. ये अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी गिवन बाय फ्लेमिंग, हर्शमैन, सिंगर. इनर शास्त्रियों ने इस थ्योरी को दिया है. रोस्टोव. स्पेशली कई बार एग्जाम में नाम भी पूछ लिया जाता है कि किस अर्थशास्त्र ने जो है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी दी है. दो थ्योरी हैं ये, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. तो अनबैलेंस्ड करेंगे हम. तो अनबैलेंस थ्योरी गिवन बाय हर्शमैन, फ्लेमिंग, सिंगर. और इन इस सिद्धांत को जो है इन्होंने दिया है. असंतुलित विकास का सिद्धांत विकसित इन्होंने किया है. इनका ये मानना है कि अगर हम एक सेक्टर में मान लें हमारे पास जो ये दो सेक्टर को लेकर चलते हैं, एक हमारा डीपी है और एक हमारा एसओसी है. दो सेक्टर में निवेश कर बात को करते हैं. इनका कहना है अगर हम एक सेक्टर में निवेश करेंगे तो दूसरे सेक्टर में जो है असंतुल मतलब अपने आप निवेश होना शुरू हो जाएगा. तो ठीक है, तो ये देखो क्या कहता है कि असंतुलित विकास से अभिप्राय है अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को अपना विकास करने के लिए सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश न करके कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए. इससे क्या होता है, एक तो अल्पविकसित देशों के पास इतने साधन नहीं होते हैं कि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किए, लेकिन दूसरा अर्थव्यवस्था जानबूझकर अगर हम असंतुलित किया जाए तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा तरीका है. यानी कि ये कह रहा है कि एक सेक्टर में निवेश करें, दूसरे में अपने आप ही निवेश होगा. यानी कि असंतुलन की स्थिति पैदा होगी और फिर उससे दूसरे सेक्टर में भी डिमांड बढ़ेंगी और डिमांड बढ़ेंगी तो फिर उसमें भी विकास होगा. तो हर्शमैन के अनुसार जो है एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था का जानबूझकर असंतुलित किया जाना आर्थिक विकास का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है. अर्थव्यवस्था में जानबूझकर असंतुलित किया जाना है. ये किसकी थ्योरी है? हर्शमैन के अकॉर्डिंग. ए डेलिब्रेट अनबैलेंस ऑफ द इकोनॉमी इन अकॉर्डेंस विद द प्रेसिडेंटल स्ट्रेटजी इज द बेस्ट वे टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय हर्शमैन. अब मीनिंग जानते हैं इसका. मीनिंग में देखिए यही कह रहा है कि असंतुलित विकास से विपरीत अर्थव्यवस्था में कुछ चुने हुए उद्योगों या क्षेत्रों में निवेश किया जाए ताकि सभी क्षेत्रों में, क्योंकि एक साथ निवेश नहीं किया जा सकता, कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश करेंगे तो जो है अपने आप ही दूसरे क्षेत्र में निवेश होगा. डेफिनेशन देखिए, असंतुलित विकास से विपरीत अर्थव्यवस्था में जानबूझकर महत्वपूर्ण असंतुलन उत्पन्न करना. ये असंतुलन जो है अनिरंतर गति उत्पन्न करते हैं और जो अर्थव्यवस्था को बढ़ती हुई विकास कर्व पर ले जाते हैं. अनबैलेंस्ड ग्रोथ इम्प्लाइज इम्बैलेंस इन द इकोनॉमी. दिस इम्बैलेंस कंस्टिट्यूट डिसकंटिन्यूअस मूवमेंट विच पुश द इकोनॉमी ऑन द राइजिंग ग्रोथ कर्व. कहता है जो इम्बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसकंटिन्यूस मूवमेंट को जो है उत्पन्न करती है और विच पुश द इकोनॉमी ऑन राइजिंग ग्रोथ कर्व, जो कि उसको पुश करते हैं इकोनॉमी को ग्रोथ को राइज करने में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू टोडारो. भाई ये अनबैलेंस की डेफिनेशन थी. उसके बाद देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ. एक्सप्लेनेशन में यही कहता है कि स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित रूप से असंतुलन बनाना ही आर्थिक विकास का सबसे अच्छा तरीका है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमीज. एक्सटर्नल इकोनॉमीज यानी कि बाहरी बचतें. हर्शमैन के अकॉर्डिंग जो है असंतुलित के विकास के अनुसार बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं. यानी कि अगर कोई भी उद्योग जैसे काम करता है तो कच्चा माल इस तरह की जो है बाहरी बचत उनको प्राप्त होती है. उद्योग ए का विकास करने के लिए फलस्वरूप एक्सटर्नल जो इकोनॉमीज प्राप्त होंगी उसके फलस्वरूप क्या होगा, बी का विकास संभव होगा. और बी के विकास के फलस्वरूप जो बाहरी बचतें प्राप्त होंगी उससे जो है सी उद्योग का प्राप्त होगा क्या, विकास संभव. ठीक है, इस तरह से जो है श्रृंखला निरंतर चलती जाएगी. इनके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम एक सेक्टर में निवेश करते हैं तो दूसरे में अपने आप ही निवेश होगा, फिर तीसरे में करते हैं, दूसरे में करेंगे तो फिर तीसरे में अपने आप ही निवेश होगा. इस तरह से जो है विकास का सिद्धांत चलता जाएगा. विकास के प्रत्येक स्तर पर जो है एक उद्योग और पिछले स्तर के फलस्वरूप भारी बचतों का लाभ उठाता है. यानी कि एक उद्योग से जो भारी बचतें प्राप्त होंगी उससे जो है दूसरे उद्योग में जो है आर्थिक विकास की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होगी, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से उसमें विकास होगा. पूरकताएं. कॉम्प्लीमेंट्री. देखो टेक्निकल कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता है. कहता है कि जब हम एक सेक्टर में जो कई चीज़ें पूरक होती है ना, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो आपने पढ़ाई होगा. ठीक है, जैसे कार और पेट्रोल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं, पूरक वस्तुएं. इनकी एक की कीमत कम होगी तो दूसरे की अपने आप ही, एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड जो है कम हो जाएगी. इस तरह से कह रहा है कि टेक्निकल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं. जब हम एक ही उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो बी की सीमांत लागत कम हो जाएगी और जिससे उसकी मांग बढ़ेगी और असंतुलन के विकास के कारण उद्योग के विकास के फलस्वरूप दूसरों को तकनीकी पूरकता होगी, तकनीकी पूरकताएं प्राप्त होंगी, कॉम्प्लीमेंट से टेक्निकल प्राप्त होंगी. इससे क्या होगा, उत्पादन की मांग में वृद्धि होगी और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा. ठीक है,
दूसरी बात करता है इसमें सोशल ओवरहेड कॉस्ट की। सोशल ओवरहेड कॉस्ट मतलब सामाजिक लागत जो आती है। सामाजिक लागत इसके अंतर्गत देखो इसने बताया हुआ है कि सोशल ओवरहेड कैपिटल इज डीम्ड ए कंपेरिजिंग दोज बेसिक डिवाइस विदाउट विद प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी एक्टिविटीज़ कैन नॉट फंक्शन। इसके अंतर्गत हमारी आती हैं सड़कें, बिजली, परिवहन के स्वास्थ्य आदि पर, शिक्षा पर किए जाने वाले निवेश को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जो कि सोशल ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है, प्रत्यक्ष क्रियाएं निजी निवेश को प्रोत्साहन करती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज डीपीए। प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें एक निवेश के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद में वृद्धि होती है, और अंतिम उत्पाद में वृद्धि होती है जो जैसे उद्योग और कृषि में किया गया निवेश जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने आप आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को ले चलता है वही एसओसी और डीपीए। अब इसमें देखिए डायग्राम के थ्रू जानते हैं कि किस तरह से एक क्षेत्र में निवेश करने से दूसरे क्षेत्र में अपने आप ही वृद्धि होती है। जो इसका मेन आपको डायग्राम है उस डायग्राम के थ्रू इस थ्योरी को समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये पॉइंट पर एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में हमें जो है सोशल ओवरहेड कॉस्ट और डीपीए को लेकर चलना है। ठीक है, सोशल ओवरहेड कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया है, जो कि हम सामाजिक तौर पर हम निवेश करते हैं, जैसे सड़क बनाने में, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, तो ये हमारा सोशल ओवरहेड कॉस्ट में आता है। उसके बाद आती है हमारी प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में। ठीक है, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में जैसे उद्योग में निवेश करना, इस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये हमारा मेन डायग्राम है इस चैप्टर का। दिस इज अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी डायग्राम। ये हम देखो ओ एक्स एक्सिस पर हम लेकर चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसओसी में निवेश किया है हमने, और यहाँ पर हमने किया है इन्वेस्टमेंट इन डीपीए। अब देखो जब हम इन्वेस्टमेंट एसओसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसओसी मतलब सोशल ओवरहेड कॉस्ट, तो डी पॉइंट पर हमारा डी पॉइंट से जो है आर्थिक विकास बढ़कर एफ जी से फिर एफ से फिर जे, इस तरह से बढ़ जाता है। उसी तरह अगर हम इस क्षेत्र में निवेश करते हैं, एसओसी में करते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो हमारा डीपीए सेक्टर है, डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं हैं, उसमें भी अपने आप निवेश होगा। उससे जो है ये हमारा देखो ई पॉइंट पर, फिर एच पर और फिर के पर, इस तरह से इसमें भी जो है इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीमेंट हो रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से दी हुई है भाई। ठीक है, अगर हम एक सेक्टर में निवेश करेंगे तो दूसरे में अपने आप ही निवेश होगा। इस तरह से जो है बैलेंस्ड ग्रोथ का जो पथ है आगे से आगे तक बढ़ता रहेगा। ठीक है, देखो इसने दिखाया भी हुआ है, ये आपको थ्योरी में बता देती हूँ। हाँ, वैसे मैंने बता दिया आपको एक्सप्लेनेशन, तो इसकी इसने यही दी हुई है। इसमें एक्सप्लेनेशन देखिए, कहता है कि ओ एक्स एक्सिस पर एसओसी और जो निवेश को, और ओ वाई एक्सिस पर डीपीए इनकी नई पूंजी के निवेश को दिखाया गया है। इसमें ए बी बी सी सम उत्पाद कर्व हैं, जो हमारे ए हैं ये। ठीक है, ये हमारे सम उत्पाद कर्व हैं, आइसोक्वेंट कर्व इसको बोल सकते हैं हम। एसओसी और डीपीए की उन विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है जिनमें विशेष समय कुल राष्ट्रीय उत्पादन मिलता है, और प्रत्येक ऊंचा कर्व अपने नीचे कर्व की तुलना में अधिक उत्पादन को प्रकट कर रहा है। आईसी कर्व आपने पढ़े होंगे कि जैसे जैसे जितना ऊंचा कर्व होगा, हाईएस्ट होगा, वो उतना ही अधिक संतुलन को प्रकट करेगा, उतनी ही ज़्यादा वृद्धि जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है करेगी। उसके बाद मेन पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें दी हुई है। ये कह रहा है कि एसओसी में पहले निवेश किया जाए तो आर्थिक विकास को DEGKH क्रम को अपनाएगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एसओसी में, तो ये कह रहा है कि डी और EGH के क्रम को अपनाएगी। ठीक है, यानी कि DEG और H और हमारा के, इस क्रम को अपनाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है अगर हम एसओसी में डी से ई तक बढ़ेगा, यानी कि डी पॉइंट से वो हमारा कौन से पॉइंट तक बढ़ेगा? ई पॉइंट तक बढ़ेगा, और उसके बाद डीपीए में किए जाने निवेश में डी से एफ तक की वृद्धि होगी। यानी कि हम एसओसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इसमें जो वृद्धि हुई है डी से ई पॉइंट तक वृद्धि है, तो दूसरे सेक्टर में जो डीपीए सेक्टर है उसमें जो है अपने आप में ही वृद्धि होगी डी से लेकर एफ पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद इसमें ई पॉइंट से लेकर एच पर पहुंच जाता है ये। उसके बाद फिर अगर हम इसमें जो वृद्धि होगी तो इसमें भी वृद्धि होगी, किसमें? डीपीए में। तो डीपीए का पॉइंट जो है ये ई से एच तक पहुंच गया, और ये जी से जे पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो एक सेक्टर में निवेश करेंगे तो दूसरा में अपने आप तक वृद्धि होगी। इस तरह जो है बैलेंस ग्रोथ हमें जो है मिलती रहेगी।
ठीक है। उसके बाद यही कह रहा है कि जी एक ऊंचा समुत्पाद कर्व है और बी भी कर्व, इसका अर्थ है उत्पादन की मात्रा में एसओसी में जो है एच तक अधिक निवेश किया जाएगा। एच तक कह रहा है ये, एच तक अधिक निवेश किया जाएगा तो दूसरे सेक्टर में भी जे तक अपने आप ही वृद्धि होगी। ठीक है। डीपीए में भी जी से जे तक बढ़ेगा और संतुलन सीसी कर्व के बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। जो एक के पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमें बैलेंस मिलेगा। अगर हम इससे भी ऊपर जाएंगे तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। तो ये था भाई, एक सेक्टर में निवेश करेंगे तो दूसरे सेक्टर में अपने आप ही निवेश होगा। दिस इज थ्योरी गिवन बाय हर्शमैन, फ्लेमिंग, सिंगर। ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बैलेंस और अनबैलेंस, ये एक अनबैलेंस थ्योरी भी है, वो मैं आपको कल करवा दूंगी। तो आज हमारा था ये वही अनबैलेंस का चैप्टर, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। इसके कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। कई बार देखो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लीकेजेस। ये जो थ्योरी है आपकी नेट एग्जाम में भी पूछी जाती है और कई बार एस्टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। पिछली बार आया था शायद यहाँ से क्वेश्चन कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लीकेजेस की थ्योरी किसने दी है, किसने बात की है, तो किसने दी है? अभी हर्शमैन ने दी है। पश्चगामी संयोजन कच्चे माल से प्रभावित, यानी कि बैकवर्ड लीकेजेस इफेक्ट रिलेटेड टू पश्चगामी संयोजन प्रारंभिक अवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। कह रहा है कि जो लीकेजेस होते हैं वो भी जो हमारी अर्थव्यवस्था के निवेश को प्रभावित करते हैं। किसी उद्योग के फलस्वरूप उन उद्योगों का विकास किया जाता है जो कच्चे माल तैयार करते हैं। और इसे एग्जांपल से हम बता सकते हैं कि एक इस्पात बनाने का कारखाना स्थापित करने से जो है कच्चे लोहे और कोयले दूसरी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। अगर हम इस्पात बनाने का कारखाना स्थापित करते हैं उससे क्या होगा, जो दूसरे जो उसके पीछे काम कर रहे हैं, जो कच्चा लोहा, कोयला, दूसरे वस्तुओं की मांग जो है बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, अधिक उत्पादन होगा और कच्चे माल का संबंध जो है अधोगामी संयोजन यानी कि बैकवर्ड लीकेजेस कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अग्रगामी संयोजन। अग्रगामी संयोजन आगामी वस्तुओं के निवेश को प्रोत्साहन करता है, यानी कि जो अंतिम रूप से हमें मिल जाती हैं। जब किसी उद्योग में निर्मित उत्पादन दूसरे उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो निर्मित माल से संबंधित प्रभाव अग्रगामी संयोजन कहेंगे। ये कह रहा है कि दूसरे उद्योग के कच्चे माल को हम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आगे अपना जो है प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो दूसरे सेक्टर में अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, फॉरवर्ड लीकेजेस होंगे। कि इस्पात के कारखाने खुलने के कारण यदि मशीन बनाने, यंत्र बनाने और यातायात के साधन बनाने के कारखाने भी खोले जाएंगे तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी जो है फॉरवर्ड लीकेजेस कहा जाएगा इसको, मतलब आगे की ओर भी जो हमारी इकोनॉमी काम करेगी। ठीक है। तो 2 फैक्टर इन्होंने बताए हैं, फैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है। इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है भाई। अब इसकी कुछ देखते हैं क्रिटिसिज्म, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और फिर हम क्रिटिसिज्म देखो हर चैप्टर की होती है अपनी अपनी, तो इसके पॉइंट मेन जान लेते हैं। असंतुलन की अपूर्ण व्याख्या करता है, जो ये बताता है कि भी हम एक क्षेत्र में असंतुलन करेंगे तो दूसरे में अपने आप ही जो है संतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो कुछ अर्थशास्त्री जो है इसको मानकर नहीं चलते हैं, कहते हैं कि ग्रोथ पॉइंट ही सबसे मतलब संतुलन की स्थिति ही जो है हमारी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास की स्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मुद्रास्फीति की संभावना। कह रहा है कि अगर एक उद्योग में विकास करेंगे, एक उद्योग को अधिक महत्व देंगे तो क्या होगा, दूसरे उद्योग मतलब जो इन्फ्लेशन की स्थिति जो है पैदा होने की संभावना अधिक रहती है। तो इस पॉइंट को भी ये रोंग मानता है। दूसरा कहता है कि साधनों का बेकार रहना, असंतुलन की स्थिति में कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास किया जाएगा तो जो पूरे उद्योगों का विकास न होकर साधन बेकार पड़े रहते हैं। उसके बाद कहता है कि बाधाओं का वर्णन किया जाए। कहता है कि जो इसमें पोलेनस्टीन के अकॉर्डिंग जो कहता है कि भाई जो अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसकी व्याख्या नहीं करता है। अनिश्चितता में वृद्धि होती है। असंतुलन आवश्यक नहीं है कि असंतुलन की स्थिति पैदा करके ही हम जो है अपने जो है क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ आधारभूत सुविधाओं का अभाव। संतुलित विकास के लिए आवश्यक है कि कुछ आधारभूत कच्चे माल की पूर्ति, तकनीक ज्ञान के बाजार का अधिक विस्तार किया जाए। ठीक है। तो ये था भाई इसके कुछ असंतुलन के पॉइंट, और कुछ पॉइंट देख लेना, इतने करने की ज़रूरत नहीं होती है वैसे, चलो एक बार कर लेते हैं। स्थानीयकरण की हानियाँ, संयोजन प्रभाव का दोषपूर्ण विश्लेषण किया इन्होंने। कृषि क्षेत्र की अवहेलना की है, कृषि क्षेत्र पर जो है ज़्यादा जोर इन्होंने नहीं दिया है। कहता है कि कृषि क्षेत्र का विकसित होने से औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो समाजवादी देश में इस चीज़ों का कम महत्व है। समाजवादी देश में इस सिद्धांत का कम महत्व है क्योंकि इस देश में विकास संबंध सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है भाई। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन बाय फ्लेमिंग, सिंगर, हर्शमैन, ठीक है, रोस्ट्रॉव। तो ये अनबैलेंस थ्योरी है, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है। इस बैकवर्ड फॉरवर्ड लीकेजेस मैंने आपको दोनों पॉइंट करवा दिए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये कौन सी थ्योरी में
दिए गए हैं। तो ये दिए गए आपकी में अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी में, ठीक है। एनवीएस में भी आता है एक बार ये क्वेश्चन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला, ठीक है। तो ध्यान से पॉइंट नोट कर लेना। और जो मैंने आपको बताया कि भी अनबैलेंस के जो नाम हैं, फ्लेमिंग, सिंगर, हर्समैन, रोस्टो, तो ये नाम भी याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर आपको इसके जो है और चैप्टर करने हैं तो मुझे जो है 9560045954 पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, 9560045954, ठीक है। दोबारा फिर बोल देती हूँ, 9560045954। आप मुझे इस नंबर पर लिंक भेज सकते हैं ताकि मैं आपको जो अपनी वीडियो भेजती रहूँ, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं वो भी मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए तो ये मेरा चैनल जो है बहुत ही रामबाण साबित होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारा सिलेबस जो है मोस्टली 11th-12th का मोस्टली करवा दिया, और जो आप चैप्टर जो है बी फाइनल ईयर के भी काफ़ी मैंने करवा दिए हैं। और जैसे टैक्स करवा दिया है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करवा दिया है, एक्सेलरेशन थ्योरी मैंने करवा दी है, अनबैलेंस ग्रोथ आज हो ही गया है, ठीक है। कल हम बैलेंस ग्रोथ करेंगे। तो नेशनल इनकम का चैप्टर भी जो मैंने इसमें करवाया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मतलब बहुत कम समझ में आता है बच्चों के। तो नेशनल इनकम का चैप्टर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मुझे ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं आपको ऑनलाइन आकर भी क्लास दे सकती हूँ, ठीक है। तो 9560045954 पर आप मुझे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कम से कम 500 तक तो पहुंचा दो ताकि मुझे भी कुछ पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है। तो आओ भाई जुड़िए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।